गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? आपकी स्टडी चल रही है, नहीं चल रही है? अगर नहीं चल रही है तो यू हैव टू स्टार्ट, क्योंकि टाइम इज़ वेरी प्रेशियस, कभी भी किसी का वेट नहीं करता। आगे चलते हैं, हम 9th क्लास का बायोलॉजी का फर्स्ट चैप्टर करते हैं, जिसका नाम है सेल, द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। आपने जूनियर क्लासेस में पढ़ा होगा सेल के बारे में कि सेल क्या होती हैं। जैसे हम अपने घर को बनाने के लिए हमें ब्रिक्स की ज़रूरत होती है, वैसे ही लिविंग बॉडी को बनाने के लिए सेल की ज़रूरत होती है। अब सो यू कैन से दैट सेल्स आर द फंडामेंटल एंड स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लाइफ। यहाँ पे हमारे अर्थ पे देयर आर मैनी ऑर्गेनिज्म, इट मे बी यूनिसेल्युलर एंड मल्टीसेल्युलर। बहुत ऑर्गेनिज्म ऐसे हैं जो सिर्फ एक ही सेल के बने हुए हैं, और बहुत सारे ऑर्गेनिज्म ऐसे हैं जो बहुत सारे सेल्स के बने हुए हैं। जो एक सेल के बने हुए हैं ऑर्गेनिज्म, उनको हम यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म बोलते हैं, और जो बहुत सारी सेल्स के बने हुए हैं दे आर कॉल्ड मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिज्म। सो कोई नहीं, देखते हैं। सेल सेल इज द फंडामेंटल एंड स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लाइफ। सेल, it is the basic unit, it is the basic unit of the organization of any organism, and जब हमारे यूनिसेल्युलर होते हैं तो वो सिर्फ एक सेल के बने हुए होते हैं, लेकिन हमारे मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनिज्म हैं वो बहुत सारी सेल के बने हुए होते हैं। उनमें लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, उनका सेल्युलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन भी हो सकता है, उनका टिश्यू लेवल ऑर्गेनाइजेशन भी हो सकता है, ऑर्गन लेवल ऑर्गेनाइजेशन भी हो सकता है, ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन भी हो सकता है। तो जो सबसे हाई स्टैंडर्ड का ऑर्गेनिज्म होता है वो ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन रखता है। तो सेल है हमारी, ये तो हमने पढ़ लिया, ये तो हमें पता चल गया कि सेल हमारी फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ होती है। लेकिन हमारी सेल कैसी होती है, क्या इसकी, किसने इसको डिस्कवर किया था, हु डिस्कवर्ड इट? सो सेल फर्स्ट ऑफ ऑल वाज ऑब्जर्व्ड बाय रॉबर्ट हुक इन 1665। रॉबर्ट हुक ने 1665 में सबसे पहले सेल को ऑब्जर्व किया था, और उन्होंने अपने प्रिमिटिव माइक्रोस्कोप में ही इसकी स्टेनिंग करके इसको ऑब्जर्व किया था। तो उनको क्या मिला, उन्होंने कौन सी ली थी? उन्होंने कॉर्क सेल ली थी। कौन से प्लांट की? ऑर्किड प्लांट की। तो ही टुक ऑर्किड प्लांट्स कॉर्क सेल एंड ही ऑब्जर्व देयर आर इन हिज primitive microscope. He observed that there are some room like apartment like structure are formed, जिस अपार्टमेंट स्ट्रक्चर का ऐसे ही जैसे रूम एक लाइन में रूम बने हुए हों, रूम लाइक स्ट्रक्चर उनको अपीयर्ड हुए, तो उन्होंने इसका नाम दे दिया सेल। Yes, he didn't observe nucleus inside that. He observed only and only the room-like structure and the compartments, and that's why he called them cell. अब ये सेल्स हैं हमारी, दिखने में तो ऐसे ही हैं, रूम लाइक हैं, लेकिन जैसे रूम के अंदर कुछ होता है तो क्या सेल के अंदर भी कुछ होता है? ऐसा रॉबर्ट हुक ने कुछ नहीं बताया। रॉबर्ट हुक ने ऐसा कुछ डिस्कवर नहीं किया। जैसे जैसे टाइम चलता गया वैसे वैसे बहुत सारे साइंटिस्ट आए, उन्होंने अपनी अपनी डिस्कवरी दी, और डिस्कवरी के बाद किसी ने न्यूक्लियस डिफाइन किया, किसी ने न्यूक्लियस को फर्स्ट टाइम ऑब्जर्व किया, किसी ने प्लाज्मा मेम्ब्रेन को ऑब्जर्व किया, किसी ने उनकी थ्योरी दी। तो अलग अलग साइंटिस्ट ने हमारी पूरी एक सेल को डिफाइन किया। तो देखिए हमारी सेल है, इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, सेल का स्ट्रक्चर कैसा है, कैसा नहीं है, इसके अंदर क्या होता है, क्या नहीं होता है, वो बताने से पहले मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ कि हमारी सेल है वो दो टाइप की होती है। There are two types of cell. One is, first is prokaryotic cell. Prokaryotic cell. And second one is eukaryotic cell.
प्रोकैरियोटिक सेल एंड यूकैरियोटिक सेल। तो प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल में दोनों में डिफरेंस क्या है, किस बेस पे हमने इसको प्रोकैरियोटिक बोला, इसको यूकैरियोटिक बोला? एग्जैक्टली प्रो मीन्स प्री, प्रोकैरियोटिक मीन्स न्यूक्लियस। तो इसका मतलब दोनों को एग्रीगेट करके प्रोकैरियोटिक बोला जाता है। तो क्या है कि यहाँ पे हमारी सेल होती है, हमारी एक सेल होती है, सेल के अंदर इसका जेनेटिक मटेरियल होता है जिसको हम क्रोमेटिन फाइबर्स बोलते हैं, ओके। एंड दिस, इफ this chromatin fiber is bounded by very well defined membrane, बहुत अच्छी membrane अगर इसके चारों तरफ प्रेजेंट है तो हम इसको बोलते हैं, इस पूरे स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं न्यूक्लियस। न्यूक्लियस। अगर ये membrane प्रेजेंट है then we call this internal structure, this is the nucleus. And nucleus means true karyotes, karyotes means nucleus, karyotic cell हो गई फिर ये। तो जिसके पास अपना true nucleus है that is the eukaryotic cell. So eukaryotic cell is that type of cell which having true nucleus. True nucleus means very well defined membranous nucleus and which encloses the chromatin fiber, that is known as eukaryotic cell. But what about the prokaryotic cell? There is, of course, there is genetic material present, क्योंकि genetic material तो हर cell में present होता है, whether that is prokaryotic cell, eukaryotic cell, viruses and any organism, these having their genetic material. तो genetic material अगर बहुत अच्छे न्यूक्लियस से सराउंडेड है उसको हम बोलते हैं ट्रू न्यूक्लियस। और वो सेल, जिस सेल के अंदर ट्रू न्यूक्लियस प्रेजेंट है वो सेल कहलाती है यूकैरियोटिक सेल। अब प्रोकैरियोटिक सेल वो सेल्स हैं जिनके अंदर जेनेटिक मटेरियल तो प्रेजेंट है, क्रोमेटिन फाइबर तो प्रेजेंट है, बट इट डोंट हैव इट्स membrane, it don't having its nuclear membrane. So you can say it don't have its true nucleus, don't have true nucleus. So true nucleus तो उसी को कहेंगे ना जो बहुत अच्छी membrane से surrounded है। तो ऐसे न्यूक्लियस, ऐसे स्ट्रक्चर को हम क्या कहेंगे? We call this as nucleoid. We call this as nucleoid. तो ये हमारा न्यूक्लियोइड होता है and it don't have its true nucleus. Okay? आगे चलते हैं। Cellular, on the basis of number of cell, there are many type of organism. For example, level of means number of cells, sorry, तो यहाँ पे यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म भी होते हैं, यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म एंड मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिज्म. There are two type of organism present, unicellular and second one is multicellular organism. तो unicellular organism कौन होते हैं? The organism which are made up of only single cell. वो organism जो सिर्फ single cells के बने हुए होते हैं, single cell के बने हुए होते हैं, ऐसे organism को हम क्या कहते हैं? We call that is the unicellular organism. वो organism which are made up of many cells, made up of the organism made up of many cells are known as
are known as multicellular organism. यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है वो दोनों टाइप की सेल्स कंसिस्ट कर सकते हैं. इट मे बी प्रोकैरियोट्स, prokaryotic cellular organism, prokaryotic organism, and second one is eukaryotic organism. यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है वो सिंगल सेल स्ट्रक्चर होते हैं और वो सिंगल सेल प्रोकैरियोट सेल भी हो सकती है और वो यूकैरियोट सेल भी हो सकती है. तो हमारी प्रोकैरियोट सेल्स जो हैं इसमें बैक्टीरिया आ जाते हैं. बैक्टीरिया और हमारे यूकैरियोटिक जो सेलुलर ऑर्गेनिज्म है, यूकैरियोटिक सेलुलर ऑर्गेनिज्म कौन से? यूनिसेलुलर की बात कर रहे हैं हम अभी. तो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म प्रोकैरियोट भी हो सकते हैं, यूकैरियोट भी हो सकते हैं. यूकैरियोट जैसे अमीबा. अमीबा आपको पता है, आपने जूनियर क्लासेस में पढ़ा होगा कि अमीबा है हमारी वो इरेगुलर शेप्ड होती है एंड इट हैविंग इट्स न्यूक्लियस. सो जिसके अंदर न्यूक्लियस है तो वो क्या है? वो यूकैरियोटिक सेलुलर ऑर्गेनिज्म है. जिसके अंदर न्यूक्लियस नहीं है, मीन्स वेरी वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं है, वो प्रोकैरियोटिक सेलुलर ऑर्गेनिज्म हो गए जैसे बैक्टीरिया. But genetic material means chromatin fibers is always present each and every organism. So eukaryotic organism, amoeba, paramecium, these all are euglena, these all are the examples of eukaryotic unicellular organism. इसीलिए हमारे साइंटिस्ट ने जब नोमेनक्लेचर किया था तो यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक को बिल्कुल अलग कैटेगरी में रखा था जिसको हम बोलते हैं प्रोटेस्टा. तो हमारे प्रोटोजोआ ये सारे प्रोटेस्टा में ही आते हैं. यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म सारे प्रोटेस्टा में ही आते हैं. लेकिन यूकैरियोटिक के केस में क्या होता है? मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म के केस में क्या होता है? मल्टी सेलुलर. क्या ये भी प्रोकैरियोट्स की तरह यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर, क्या ये भी यूनिसेलुलर की तरह प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक दोनों होते हैं? नहीं. मल्टी सेलुलर, मल्टी का मतलब होता है बहुत सारी सेल्स, मैनी सेल्स. और मैनी सेल्स तभी बनेंगी जब उनमें पावर ऑफ डिवीजन होगी और वो एक दूसरे से अटैच ही रहेंगी. प्रोकैरियोट्स में ऐसा नहीं होता है. जैसे ही उनकी सेल डिवाइड करती हैं तो वो सेपरेट हो जाती हैं. एज ए रिजल्ट दे फॉर्म 2 डॉटर सेल्स. तो डॉटर सेल्स हैं तो वो अलग अलग इंडिपेंडेंट ऑर्गेनिज्म बन जाता है, तो हम उसे यूनिसेलुलर ही बोलते हैं. लेकिन व्हाट अबाउट मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म? दे आर ओनली एंड ओनली multicellular organism are having only eukaryotic cell, and eukaryotic cells show the division, and after division they are assembled together and they form tissue. Many tissue also perform the same function and they form organ. Many organs together perform the same function and then they are known as organ system, and organ system हमारा पूरा का पूरा स्ट्रक्चर बनाता है. So multicellular organism are those organism which are having many cells. तो अब ये जो multicellular organism है, क्या ये organ system तक ही पहुंचते हैं या बहुत सारे ऐसे भी organism होते हैं जिनके अंदर cellular organization होती है? Yes, of course, organism हमारे बहुत तरह के होते हैं. multicellular organism बहुत तरह के होते हैं.
इनका बॉडी स्ट्रक्चर ऐसा भी होता है जिसमें टिश्यू नहीं बनता, सिर्फ कुछ ही सेल्स रहती हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं, वी कॉल दैट आर द सेल्युलर बॉडी, cellular level of body organization. The organism who having only cells don't form tissue, but not only single cell. They having many cells, and all these cells are perform same function, परफॉर्म टुगेदर इन कोऑर्डिनेशन के तरीके से वो सारी सेल्स फंक्शंस परफॉर्म करती हैं। तो ऐसे ऑर्गेनिज्म की जो बॉडी ऑर्गेनाइजेशन है वो कैसी होती है, सेलुलर लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। इसके बाद इससे बड़ा जो है वो ऑर्गेनाइजेशन, कुछ हमारे ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं जिनके अंदर, जैसे हाइड्रा, जिनके अंदर हमारा सेल्स हैं, बहुत सारी सेल्स मिलके, सेल्युलर नहीं रहती, वो मिलके टिश्यू बना देती हैं, तो उनको हम क्या बोलते हैं, ऐसे ऑर्गेनिज्म को हम क्या बोलते हैं, वी कॉल दैट इज द टिश्यू लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के बाद जो इससे बड़ी कैटेगरी है वो है बहुत सारे टिश्यू मिलके ऑर्गन बना देते हैं, लेकिन ऑर्गन बहुत सारे बनके ऑर्गन सिस्टम नहीं बनाते, बस बहुत सारे टिश्यू मिलके ऑर्गन बना देते हैं, जिनकी ऑर्गेनाइजेशन को हम क्या बोलते हैं, वी कॉल दैट इज द ऑर्गन लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गन लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। अब इससे भी बड़ा, जैसे कि आप सब जानते हैं कि हमारे अंदर, ह्यूमन बीइंग के अंदर, आपको पता है कि सबसे सुपीरियर ऑन दिस अर्थ इज ह्यूमन बीइंग, तो ह्यूमन बीइंग के अंदर तो ये सब है नहीं, तो ह्यूमन बीइंग के अंदर क्या है, ह्यूमन बीइंग हैविंग ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। तो ये सब आपको मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में ही देखने को मिलेगा कि मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म हैविंग मैनी सेल्स, दे मे बी ओनली cells only in the level of cellular level of organization, they having many organisms develop their body structure and they form tissue, so that their body organization is tissue level body organization, and some organism also develop and they form organ, so their body structure is organ level of body organization. And most of the organism, they having the organ system level of organization, for example mammals, and ये इन सब के अंदर क्या होता है, इन सब के अंदर ऑर्गन सिस्टम, और मैमल्स में ही हम आते हैं। मैमल्स कौन होते हैं, हर वो लिविंग ऑर्गेनिज्म who having mammary glands on their body, in their body, so that are known as mammals. They take care their offspring, and that's why they feed them, that's why we are include into mammals. Okay, now start next topic, and that is the structure of cell. Structure of cell. Structure of cell. First of all, just look here, eukaryotic cell. So
a cell, eukaryotic cell is divided into three parts. First is plasma membrane. Plasma membrane. प्लाज्मा मेम्ब्रेन जितनी भी सेलुलर ऑर्गेनिज्म हैं सब में होती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, एंड दिस इज आल्सो नोन एज सेल मेम्ब्रेन, दिस इज आल्सो नोन एज प्लाज्मा लेमा. एंड सेकंड इज दिस पार्ट which is a fluid like part which is surrounded by the plasma membrane, and this fluid like structure is known as cytoplasm if it having cellular organelle then, and without the cellular organelle it is known as cytosol. So this is the cytoplasm. So second part is cytoplasm. Both cell having these both structure. Both cell means prokaryotic cellular organism, means prokaryotic cell and eukaryotic cell both have plasma membrane and cytoplasm. But nucleus, अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था कि nucleus means true nucleus which having the chromatin fiber inside it and very well defined membrane, so that in case of prokaryotes it don't have true nucleus, it don't have the nuclear part, means chromatin fiber don't have its outer membrane, so that it is known, we can't say this is nucleus, we say this is nucleoid. And so you can say that these two parts are present in both prokaryotes and eukaryotes, but in case of prokaryotes there is a nucleoid material, nucleoid region is roaming here and there in case of prokaryotes, but in case of eukaryotic cell it is very well defined nucleus, and almost it is located at the center, but in case of plant cell it is towards periphery. Why this is towards periphery? Because there in plant cell there is a large vacuole, so that all the central space is occupied by vacuole, and it vacuole है वो हमारे nucleus की जगह ले लेता है. That's why nucleus is shifted towards the periphery in case of plant cell. Okay, there are many cells like RBCs. अभी मैंने आपको बताया कि हर एक यूकैरियोटिक सेल है वो न्यूक्लियस कंसिस्ट करती हैं, बट यहाँ पे बहुत सारी सेल्स ऐसी भी हैं जिनके अंदर न्यूक्लियस नहीं होता. फॉर एग्जाम्पल आरबीसीज में न्यूक्लियस नहीं होता है. ओके, चलिए न्यूक्लियस, दिस इज द न्यूक्लियस, एंड ये तो हम न्यूक्लियस सेंटर पे ही कर देते हैं बिकॉज वी आर जस्ट doing the structure of eukaryotic cell. Later we will discuss about the plant cell and animal cell. So nucleus is the double membranous structure nucleus is the double membranous structure. Now what is the fluid? What is the fluid which is present inside the nucleus? क्या न्यूक्लियस के अंदर कोई फ्लूइड नहीं होता? क्या फ्लूइड न्यूक्लियस से बाहर होता है? नहीं, पूरे हमारी सेल में फ्लूइड प्रेजेंट होता है जिसको पार्ट्स में डिवाइड कर दिया जाता है. एक वो प्लाज्मा या एक वो फ्लूइड जो हमारी न्यूक्लियस की मेम्ब्रेन से बाहर होता है, फॉर एग्जांपल दिस, और एक वो फ्लूइड जो हमारे न्यूक्लियस के अंदर होता है. तो द फ्लूइड विच इज एनक्लोज्ड विद इन द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, दैट फ्लूइड इज नोन एज न्यूक्लियोप्लाज्म. Nucleoplasm. And the fluid which is outside of the nuclear membrane या nucleus, that is known as, उसे हम क्या कहते हैं? We call that is the cytoplasm.
जब हम इनकी डिस्कवरी भी पढ़ेंगे, जब हम एक एक सेल ऑर्गेनेल के बारे में, एक एक सेलुलर पार्ट के बारे में डिस्कस करेंगे, तो हम इनकी डिस्कवरी डिस्कस करेंगे. सो न्यूक्लियस and nucleus consisting fluid is known as nucleoplasm, and outside of the nuclear membrane there is a fluid which is known as cytoplasm. What about protoplasm? Protoplasm क्या है? Protoplasm, क्या प्रोटोप्लाज्म हम साइटोप्लाज्म को ही बोल सकते हैं या फिर हमारा न्यूक्लियोप्लाज्म भी उसमें होता है? हम क्या जानते हैं प्रोटोप्लाज्म के बारे में? So dear students, there is the cytoplasm and nucleoplasm. It is differentiated into two parts, but अगर हम इन दोनों को aggregate कर देंगे, mix कर देंगे, तो वो हमारा बन जाता है protoplasm. So you can say in case of prokaryotic cell, protoplasm है हमारा, वो protoplasm की form में ही है, that is not differentiated into cytoplasm and nucleoplasm. So protoplasm is the aggregation of both type of fluid, cytoplasm as well as nucleoplasm. अगर प्रोटोप्लाज्म में से न्यूक्लियोप्लाज्म को सेपरेट कर देते हैं, अलग कर देते हैं, तो हमारे पास साइटोप्लाज्म बच जाता है. अभी अभी मैंने आपको बताया था कि साइटोप्लाज्म और साइटोसोल में क्या डिफरेंस है? साइटोसोल, साइटोप्लाज्म और साइटोसोल. साइटोप्लाज्म तो आउटसाइड ऑफ द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन दिस फ्लूइड इज प्रेजेंट, दिस इज नोन एज साइटोप्लाज्म. प्लस इसके अंदर जो भी ऑर्गेनेले हैं, सारे ऑर्गेनेले इंक्लूड होते हैं. Okay, that is known as cytoplasm. For example, mitochondria, endoplasmic reticulum, Golgi bodies, and chloroplast. These all are present. If these all cell organelle are present in this fluid, then this fluid is known as cytoplasm. And अगर हम इन सभी organelle को यहाँ से separate कर दें, तो हमारे पास सिर्फ और सिर्फ fluid बच जाता है. उस fluid को हम बोलते हैं cytosol. The fluid which don't have any type of cell organelle, then that fluid is known as cytosol. And if it having all the cell organelle, mitochondria, chloroplast, endoplasmic reticulum, Golgi bodies, lysosome, vacuoles, all these are present, then this is known as cytoplasm. So dear student, आपका ये टॉपिक यहीं ख़त्म होता है. अगर आपको कोई भी इससे रिलेटेड कोई भी बात समझ में नहीं आ रही हो, तो आप कमेंट बॉक्स में जाके अपने कमेंट शेयर कर सकते हैं. एंड नेक्स्ट वीडियो में वी विल सॉल्व योर दैट प्रॉब्लम. थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे.